अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला कि उत्तराखंड में एक बहुत ही भयानक दुर्घटना हुई कि ये जो ग्लेशियर होते हैं ना, ग्लेशियर का मतलब होता है हिमानी, यानी कि एक तरीके से बर्फ़ की नदी जो होती है ना, बर्फ़ की बहुत बड़ी एक तरीके की आप कह सकते हो कि बहुत बड़े स्तर पे एक बर्फ़ जो है नदी के रूप में धीरे-धीरे चलती है। तो वो जो ग्लेशियर था ना वो एकदम फट गया, बर्स्ट, और उसके चलते बाढ़ जैसे हालात क्रिएट हो गए और कई लोगों की जो है जान चली गई। तो इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं ट्रबल्ड माउंटेन्स, कि भाई भारत की ये जो हिमालयन हिमालय क्षेत्र है, माउंटेन क्षेत्र है, यह एक तरीके से आप कह सकते हो कि परेशानी में है। ट्रबल्ड माउंटेन्स देखते हैं। द उत्तराखंड ग्लेशियर बस्ट है ना, तो बस्ट का मतलब है फटना, ग्लेशियर का मतलब मैंने आपको बताया हिमानी, या फिर आप कह सकते हो बर्फ की नदी। तो ये जो ग्लेशियर था यानी कि बर्फ का बहुत बड़ा जो टुकड़ा था ना, बहुत विशाल स्तर पे, इसके फटने से क्या हुआ, तो ये फट गया। इसके माध्यम से अब क्या होना चाहिए, शुड प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब है प्रोत्साहित करना, कि ये जो दुर्घटना हुई है इसके माध्यम से प्रोत्साहित होना चाहिए। किस चीज़ को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, अ रिव्यू ऑफ हाउ द हिमालयास आर ट्रीटेड, कि भाई एक पुनरावलोकन होना चाहिए। अब ये जो घटना हुई है इसके बाद में एक अब अवलोकन होना चाहिए, इस घटना से प्रोत्साहन मिलना चाहिए, कि अवलोकन किया जाना चाहिए कि भाई ये जो हिमालय है इसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, कि भाई ये जो हिमालय क्षेत्र है इस क्षेत्र में हम जो बर्ताव कर रहे हैं क्या वो ठीक है ना, कि भाई हिमालय को किस तरह से ट्रीट किया जाए, कि भाई इस क्षेत्र में ये जो उत्तराखंड क्षेत्र है ना, यहाँ पे कई पावर प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, तो क्या इन पावर प्रोजेक्ट्स को बनाना ठीक है या नहीं ठीक है, तो इसका पूरा एक पुनरावलोकन होना चाहिए। द स्टैगरिंग कोलैप्स, स्टैगरिंग का मतलब है चौंकाने वाला, कोलैप्स का मतलब होता है जैसे बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए, का मतलब है बिल्कुल गिर जाना, ढह जाना। तो द स्टैगरिंग कोलैप्स ऑफ पार्ट ऑफ अ ग्लेशियर, तो इन उत्तराखंड नंदा देवी माउंटेन, कि भाई उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वतीय क्षेत्र में एक जो ग्लेशियर है, एक है ना, कि भाई जो हिमनद था उसका एक टुकड़ा जो था है ना, वह बिल्कुल टकरा के गिर गया। तो ये जो घटना हुई इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एंड द इंस्यूइंग फ्लड्स, इंस्यूइंग का मतलब है परिणामी, कि भाई इसका रिजल्ट ये देखने को मिला हमें कि भाई ये जो ग्लेशियर था ये जो टकरा गया है ना, ये ढह गया, इसके चलते ये जो भयानक भीषण बाढ़ आई, दैट हैव क्लेम्ड, अब इस बाढ़ ने ले ली है, यहाँ पे क्लेम का मतलब है ले लेना, मैनी लाइफ्स, कि भाई इस बाढ़ ने जो है कई लोगों की जान ले ली है। तो ये जो पूरी की पूरी घटना हुई है, कम एज अ डेडली रिमाइंडर, तो यह घटना जो है आती है एक बहुत ही घातक रिमाइंडर के रूप में। ये घटना हमें याद दिलाती है दैट दिस फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है भंगुर, नाजुक, कमजोर, जियोलॉजिकली डायनामिक रीजन, कि भाई यह जो कमजोर क्षेत्र है ना, और भूगर्भीय दृष्टि से अगर हम देखें है ना, जियोलॉजिकल दृष्टि से अगर हम देखें, डायनामिक रीजन, तो ये क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा डायनामिक है, यानी कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट इस क्षेत्र में होते रहते हैं। मूवमेंट से यहाँ पे मतलब है कि भाई प्राकृतिक मूवमेंट है ना, कि भाई जैसे जमीन, कि भाई जैसे भूस्खलन आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाते हैं यहाँ पे है ना, हिमनद जो है वह कभी उसके कारण दुर्घटना हो जाती है। तो इस तरह से ये क्षेत्र जो है डायनामिक है। तो इस क्षेत्र को कैन नेवर बी टेकन फॉर ग्रांटेड, इस क्षेत्र को हल्के में नहीं लिया जा सकता। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है बिल्कुल हल्के में ले लेना किसी भी चीज को, है ना। तो ये घटना हमें इस चीज की याद दिलाती है कि भाई इस क्षेत्र को हम जो है हल्के में नहीं ले सकते। अ सिग्निफिकेंट स्लाइस ऑफ द ग्लेशियर, एक महत्वपूर्ण टुकड़ा किसका, ग्लेशियर का, कि भाई ये जो बड़ा हिमनद था, ये जो, या फिर ये जो बहुत बड़ा हिमखंड था, इसका एक महत्वपूर्ण टुकड़ा डिसलॉज्ड बाय अ लैंडस्लाइड, डिसलॉज का मतलब होता है अपनी जगह से हटा देना, लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन। एक बहुत ही विशाल क्षेत्र पे जब जमीन खिसकती है ना, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड, भूस्खलन। तो देखो क्या हुआ कि भाई ये जो ग्लेशियर का जो टुकड़ा था, तो उसके, तो ये ग्लेशियर का टुकड़ा अपनी जगह से कैसे हटा, लैंडस्लाइड के चलते एक भूस्खलन हुआ और उसके चलते ये ग्लेशियर का टुकड़ा वहां से हट गया। अकॉर्डिंग टू सम सैटेलाइट इमेजेस, ये बात हमें पता चली है, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, सम सैटेलाइट इमेज, कि भाई कुछ जो सैटेलाइट इमेज हमारे पास आई हैं, कुछ उपग्रह से जो इमेज आई हैं, उनसे ऐसा हमें देखने को मिला है कि भाई भूस्खलन के चलते क्या हुआ कि ये जो ग्लेशियर था उसका एक टुकड़ा जो है वहाँ से खिसक गया, प्रोड्यूस्ड, तो ये जो टुकड़ा खिसका ना वहाँ से, प्रोड्यूस्ड, इसने पैदा किया क्या, रोरिंग टोरेंट। देखो टोरेंट्स का मतलब क्या होता है, धार होती है ना, जैसे मूसलाधार बारिश आ जाए तो उसमें पानी की धार बनती है ना, तो उस धारा को बोलते हैं टोरेंट। रोर, रोर का मतलब होता है गरजना, जैसे शेर दहाड़ता है। रोरिंग टोरेंट्स का मतलब है
कि भाई यह जो ग्लेशियर का टुकड़ा था जो कि लैंडस्लाइड के चलते खिसक गया, वह जबरदस्त आवाज पैदा करते हुए पानी की धार के रूप में परिवर्तित हो गया, है ना। प्रोड्यूस ड्रॉरिंग टॉरेंट्स इन द ऋषिगंगा एंड धौलीगंगा रिवर्स इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। और उसका परिणाम हमें ये देखने को मिला कि भाई ये जो बर्फ का टुकड़ा था, यह फाइनली जो है एकदम आप कह सकते हो कि मूसलाधार पानी के रूप में या फिर पानी की धार में परिवर्तित हो गया, और इसने ऋषिगंगा और धौलीगंगा रिवर्स इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ऋषिगंगा और धौलीगंगा रिवर, तो वहां पर जो है इसने तबाही मचाई, आप ये कह सकते हो। प्रोड्यूस्ड रोरिंग टॉरेंट्स का मतलब है जबरदस्त पानी आ गया उस क्षेत्र में। ट्रैपिंग अनसस्पेक्टिंग, देखो ट्रैप का मतलब क्या होता है, किसी को अपने जाल में फंसा लेना, है ना, किसी को घेर लेना। तो यहाँ पे ट्रैप का मतलब है कि भाई एक, यहाँ पे ट्रैप का मतलब है कि भाई एक बहुत ही अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट हो गई, है ना, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई। अनसस्पेक्टिंग, यहाँ पे अनसस्पेक्टिंग का मतलब है जो कि अनअवेयर थे, वर्कर्स के लिए लगाया गया है। वर्कर्स जो कि अनसस्पेक्टिंग थे, मतलब जिनको कुछ पता ही नहीं था, खतरे के बारे में कुछ पता ही नहीं था। एट टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट्स, तो ये दोनों जो है उसकी चपेट में आ गए कि भाई एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था कि भाई पानी से संबंधित ये जो प्रोजेक्ट बनाते हैं ना अपन, कि ये जो पानी से संबंधित जो बिजली के जो प्रोजेक्ट बनाते हैं हम, तो वहाँ पे ये दोनों काम कर रहे थे। तो उसको फंसा लिया, मतलब ये जो पानी आया ना, मतलब बिल्कुल स्पीड के साथ, उसमें ये जो वर्कर्स थे दो जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर साइट पे उस जगह पे काम कर रहे थे, तो वे जिनको कि उनको कोई पता ही नहीं था, अनसस्पेक्टिंग है ना, कि भाई उनको उसके बारे में कोई पता ही नहीं था, वे जागरूक ही नहीं थे इस खतरे के बारे में कि भाई कोई डेंजर भी हो सकता है, तो वो जो है इसकी चपेट में आ गए। स्कोर्स ऑफ पीपल आर स्टिल मिसिंग इन द वेव ऑफ वाटर, कि भाई ये जो पानी की धार है, पानी की जो लहर है, उसमें अभी भी कई लोग मिस हैं, है ना। स्कोर्स का मतलब है काफ़ी सारी, कई मतलब काफ़ी मात्रा में। स्कोर्स ऑफ पीपल आर स्टिल मिसिंग इन द वेव ऑफ वाटर, कि पानी की जो लहर है, उस पानी की लहर में अभी भी कई लोग मिल नहीं पा रहे हैं, है ना, अभी भी कई सारे लोग जो है लापता हैं। इन द इन द वेव ऑफ वाटर सिल्ट एंड डेब्रीज दैट स्वैम्प, देखो सिल्ट का मतलब होता है तलछट। देखो क्या है, जैसे नदी आती है ना बहते हुए, तो अपने साथ में रेत रेत वगैरह, है ना, और कई तरह के सामान लेके आती है, तो वो जो तलछट जमा हो जाती है ना, उसको बोलते हैं सिल्ट। डेब्री का मतलब है मलबा, डेब्री का मतलब होता है मलबा। और इस दैट स्वैम्प्ड, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, दैट स्वैम्प्ड। स्वैम्प का मतलब यही होता है कि भाई एक तरीके से जो दलदल क्षेत्र क्रिएट हो जाता है ना, उसको बोलते हैं स्वैम्प। कि भाई बहुत ज़्यादा जैसे कोई बाढ़ आई, तो बाढ़ का पानी भर गया, है ना, और एक दलदल क्षेत्र क्रिएट हो गया, है ना, तो यही मतलब होता है। स्वैम्प्ड का मतलब है बाढ़ के पानी से किसी क्षेत्र को पूरी तरीके से भर देना, है ना, डुबो देना। दैट स्वैम्प्ड द रिवर, that swamped the rivers and filled tunnels in the तपोवन पावर प्रोजेक्ट। तो यही ये जो नदियाँ थे, इनके माध्यम से जो पानी आया ना, इस पानी में क्या हुआ कि ये पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आया, इतनी ज़्यादा मात्रा में कि भाई आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल बाढ़ जैसी मात्रा में ये पानी आ गया। तो उस पानी के चलते, है ना, उस मलबे के चलते, इस तलछट के चलते, है ना, कई सारे लोग अभी भी जो है लापता चल रहे हैं। और ये जो पानी इतनी मात्रा में आया, इसने क्या किया, जो भी टनल्स थी, टनल्स का मतलब है एक तरीके से ये जो सुरंग होती है ना, एंड फिल्ड टनल्स इन द तपोवन पावर प्रोजेक्ट, की ये जो तपोवन पावर प्रोजेक्ट है, बिजली प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे जो भी सुरंगें वगैरह थी उनको भी इसने भर दिया इस पानी ने। ऑल दो, यद्यपि द इमीडिएट रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब है बचाना, ऑफ नियरली 15 पीपल बाय द आईटीबीपी, कि भाई जो ये हमारी आईटीबीपी आर्मी है ना, आईटीबीपी के द्वारा और आर्मी के द्वारा जो है द इमीडिएट रेस्क्यू, कि भाई तत्काल 15 लोगों को जो है बचा लिया गया। एंड अदर एजेंसीज, इसके अलावा हमारी अन्य एजेंसीज हैं वहाँ पे राहत काम करने वाली, आर्मी है, आईटीबीपी है, इनके द्वारा 15 लोगों को बचा लिया गया। तो यह बात जो है ब्रिंग्स सम चीयर, तो यह बात थोड़ी सी सुखद है ना। चीयर का मतलब थोड़ा सा अच्छा लगना, सुखद एहसास देना। तो यह बात थोड़ी अच्छी बात है कि भाई हमारी जो एजेंसीज थी उन्होंने इन 15 लोगों को बचा लिया। आगे देखते हैं। द रेस्क्यूअर्स फेस अ चैलेंजिंग इन्वायरमेंट। द रेस्क्यूअर्स, रेस्क्यूअर का मतलब है कि भाई जो राहत काम करने वाले लोग थे ना, जो बचाव दल के लोग थे, फेस अ चैलेंजिंग इन्वायरमेंट एज दे ट्राई टू लोकेट मोर सर्वाइव्स। तो उनके सामने अब वर्तमान उनके सामने बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है। एज फेस अ चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, कि भाई वहाँ पर जो वर्तमान में जो इन्वायरमेंट है ना, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है उनके लिए। एज दे ट्राई टू लोकेट मोर सर्वाइवर्स, कि सर्वाइवर का मतलब है कि भाई इस
आपदा से बचने वाले, है ना, कि भाई अगर आप बच गए किसी चीज़ से, कोई भीषण दुर्घटना हुई या आपदा आपदा आई और उससे अगर आप बच गए तो उसको आप बोला जाएगा सर्वाइवर। तो कितने लोग बच गए, कितने लोग, है ना, तो उनको लोकेट करने के लिए ये जो बचाव करता है, ये जो ट्राई कर रहे हैं ना, तो उनके सामने बहुत ज़्यादा चुनौती आ रही है ना। वे पता नहीं लगा पा रहे उनके स्थान का कि किस जगह है इस घटना से, इस दुर्घटना से बचने वाले लोग। एंड ब्रिंग रिलीफ सप्लाईज टू पैरालाइज्ड कम्युनिटीज। पैरालाइज्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पक्षाघात हो जाता है ना किसी को, एकदम, मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल एकदम मरणासन स्थिति में आ गए आप, बिल्कुल है, कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो ब्रिंग रिलीफ सप्लाईज टू पैरालाइज्ड कम्युनिटीज, तो इस क्षेत्र के जो लोग हैं ना, कम्युनिटीज, यहाँ पे इस क्षेत्र का जो समुदाय है, वहाँ पर ये जो रेस्क्यूअर्स हैं, ये जो राहत काम कर रहे हैं उनके लिए, है ना, कुछ राहत सप्लाई जो लेके आ रहे हैं ना, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना, क्योंकि मतलब ये जो कम्युनिटीज़ है ना उस क्षेत्र की, वह बिल्कुल ही, मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल ही एकदम आप पैरालाइज्ड स्टेट में है, बिल्कुल पक्षाघात जैसी स्टेट में है। दीज इमीडिएट मेजर्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है कि भाई जो भी लोग प्रभावित हुए हैं उनको राहत पहुंचाना जरूरी है ना, तो ये जो तत्काल उपाय है, मेजर्स का मतलब उपाय, आर इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये किए जाने चाहिए। अलोंग विथ स्पीडी कंपनसेशन, अलोंग विथ का मतलब है के साथ में, कि भाई ये राहत पहुंचाई जाए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। इसके अलावा स्पीडी कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब है क्षतिपूर्ति करना, जैसे किसी को नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई करना, क्षतिपूर्ति करना। तो काफ़ी लोग हैं उनको नुकसान उठाना पड़ा इस आपदा के चलते, तो जल्द से जल्द सरकार की तरफ से उनको जो है मुआवजा दिया जाए, कुछ राहत राशि उपलब्ध कराई जाए, है ना, टू अफेक्टेड फैमिलीज, है ना, उन परिवारों को जो कि प्रभावित हुए हैं, तो उनको जो है राहत दी जाए, क्षतिपूर्ति दी जाए, हर्जाना दिया जाए, ये सब किया जाना चाहिए। बट लेकिन द सेंटर एंड द उत्तराखंड गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर, लेकिन केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार जो है इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकती, द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट्स इंक्रीजिंग फैलिटी, मतलब इस बड़े संदर्भ की हम उपेक्षा नहीं कर सकते कि क्या है बड़ा संदर्भ, ऑफ द स्टेट्स इंक्रीजिंग फ्रैलिटी। देखो फ्रैल, फ्रैल का मतलब होता है कमजोर, इंक्रीजिंग फ्रैलिटी, कि भाई ये जो क्षेत्र है ना उत्तराखंड का, ये जो क्षेत्र है, इसमें जो लगातार, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या है कि भाई आप कह सकते हो कि वो क्षेत्र जो है ना काफ़ी कमज़ोर है, मतलब किस क्षेत्र, किस दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर है, कि यहाँ कभी भी भूकंप की संभावना बनी रहती है ना, कभी भी ज़मीन खिसक जाती है, बाढ़ जैसे हालात क्रिएट हो जाते हैं, तो कुल मिला के बड़ा नाजुक है ये क्षेत्र। तो इस बात को, इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है का, मतलब जब आप किसी का सामना करो, इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल शॉक, तो उत्तराखंड जो है उसकी स्थिति कमजोर है जब उत्तराखंड को सामना करना पड़ता है ना एनवायरमेंटल शॉक्स का, कि भाई पर्यावरण से संबंधित कोई भी दुर्घटनाएं होती हैं और उनका सामना उत्तराखंड को करना पड़ता है, तो इस दृष्टि से उत्तराखंड कमजोर है। इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, न तो उत्तराखंड सरकार को नज़रअंदाज करना चाहिए ये बात, और न ही केंद्र सरकार को नज़रअंदाज करनी चाहिए ये बात, है ना, ये मतलब हुआ इसका। आगे देखते हैं। वंस द क्रूशिबल ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म का मतलब होता है पर्यावरणवाद, है ना, पर्यावरण को बचाने के लिए अगर आप कोई काम करते हो ना, और क्रूशिबल का मतलब होता है परीक्षण, टेस्ट। वंस द क्रूशिबल ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म एपिटोमाइज्ड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। अब देखो ये जो उत्तराखंड क्षेत्र है इसमें क्या था, एक बार ऐसा हुआ था, वंस क्या हुआ था कि भाई पर्यावरणवाद को लेकर एक बहुत ही आंदोलन चलाया गया था पर्यावरण को बचाने के लिए। एपिटोमाइज्ड, एपिटोमाइज्ड का मतलब होता है कि भाई इसका, इस मतलब एपिटोमाइज्ड का प्रतीक, प्रतीक बना देना, कि भाई पर्यावरणवाद को एक प्रतीक के रूप में स्थापित किया था, किसी चीज को एपिटोमाइज कर देना मतलब उसको प्रतीक के रूप में स्थापित कर देना, बाय सुंदरलाल बहुगुणा, गोरा देवी एंड द चिपको मूवमेंट। ये चिपको मूवमेंट चला था एक, है ना, उत्तराखंड में। क्या था कि ये जो पेड़ थे ना, इनकी जो कटाई की जा रही थी इस क्षेत्र में, तो चिपको मूवमेंट से जुड़े हुए जो लोग थे ना वो पेड़ों से चिपक गए थे। उनका कहना था कि भाई पेड़ों को आप बाद में काटना, पहले आप हमें काटो, है ना, इस तरह की कुछ बातें हुई थी। तो ये जो चिपको मूवमेंट चला था, है ना, और इसमें सुंदरलाल बहुगुणा, गोरा देवी, ये कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब भाग लिया था, है ना। तो ये एक बार तो हुआ था भाई, एक बार तो जो है पर्यावरण को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ क्रांतिकारी टाइप हमें कुछ देखने को मिला था। लेकिन द स्टेट्स डीप गॉर्ज, ये जो गॉर्ज शब्द आया ना, इस गॉर्ज का मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हो घाटी, जैसे ये दो पर्वत होते हैं ना,
अब ये दो पर्वत हैं बड़े बड़े, इन दो पर्वतों के बीच का ये जो हिस्सा है ना, इसको हम कहेंगे, ये जो गहरा खड्ड है, इस गहरे खड्ड को, है ना, कैनियन, कैनियन का मतलब यही होता है, यही जो बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई होती है ना, या बहुत ही ज़्यादा गहरी घाटी होती है, उसको बोलते हैं कैनियन, है ना। तो द स्टेट्स डीप गॉर्जेस एंड कैनियंस हैव अट्रैक्टेड मेनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स। लेकिन इस, तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई एक बार तो जो है क्या हुआ था कि ये जो पर्यावरणवाद चला था और जो है काफ़ी सारे मतलब कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट लगते थे ना, तो उनके लिए कुछ किया जाता था, यानी कि पर्यावरण को देखा जाता था। द स्ट्रीट्स डीप गॉर्जेस एंड कैनियंस हैव अट्रैक्टेड मेनी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स विद लिटिल कंसर्न फॉर अर्थक्वेक रिस्क। एडिटोरियल कहता है कि भाई इस क्षेत्र में, ये जो उत्तराखंड क्षेत्र है, इसके जो बड़े बड़े, आप कह सकते हो कि ये जो बड़ी बड़ी घाटियां हैं, है ना, या फिर ये जो बड़े बड़े, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो बड़े बड़े गॉर्ज हैं, कैनियंस है ना, हैव अट्रैक्टेड मेनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इन्होंने काफ़ी सारे, ये जो पानी के माध्यम से जो बिजली क्रिएट की जाती है ना, और ये जो डैम बनाए जाते हैं ना, तो ये प्रोजेक्ट जो है इस क्षेत्र में मतलब आकर्षित हुए हैं, मतलब क्योंकि ये क्षेत्र जो है ना बहुत अच्छा है, मतलब एक तरीके से आप जो है पन बिजली बनाना चाहते हो ना, तो उस दृष्टि से ये क्षेत्र अच्छा है काफ़ी, है ना। आगे देखते हैं, विद लिटिल कंसर्न, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इस क्षेत्र में अट्रैक्ट हुए हैं, विथ लिटिल, मतलब अब यहाँ पे लिखा होता ना ए लिटिल, मतलब थोड़ी बहुत चिंता की गई, विथ लिटिल कंसर्न मतलब इस बात की चिंता ही नहीं की गई, फॉर अर्थक्वेक रिस्क, कि भाई यहाँ पर भूकंप का खतरा भी है। तो आप लगातार अपने डैम बनाते चले गए, लगातार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है आप बनाते चले गए, और इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं की गई इस क्षेत्र में कि भाई यहाँ पर अगर हम कुछ ज़्यादा करेंगे ना, तो एक तरीके से भूकंप का खतरा भी जो है यहाँ पे बना हुआ है, उसकी बिल्कुल कतई चिंता नहीं की गई है। ये एडिटोरियल बात करता है ना। रेड फ्लैग्स हैव बीन रेज्ड रिपीटेडली। रेड फ्लैग्स का मतलब है यहाँ पे चेतावनी, है ना, कि भाई रेड फ्लैग्स का मतलब है चेतावनी, यहाँ पे हैव बीन रेज्ड, रेज्ड का मतलब है उठाना, रिपीटेडली, कि भाई लगातार जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि चेतावनी उठाई गई है ना, लगातार जो है ये चेतावनी उठती रही है, चेतावनियां जारी की गई हैं कि भाई जो है काफ़ी खतरा बना हुआ है। पर्टिकुलरली खास करके आफ्टर द मॉडरेट क्वैक इन 1991, खास करके एक मतलब हल्की तीव्रता का एक भूकंप आया था यहाँ पे 1991 में, उसके बाद से कई सारी चेतावनी इस क्षेत्र में जारी की गई है। इन द रीजन, इस क्षेत्र में 1991 में एक भूकंप आया था, वेयर द टिहरी डैम वाज बिल्ट, कि भाई जहाँ पर टिहरी बांध बनाया गया था, उसी बांध के आसपास में क्या हुआ था, हमें 1991 में जो है एक भूकंप आया था यहाँ पे। एंड द 2013 फ्लड, इसके अलावा 2013 में इस क्षेत्र में हमें बाढ़ देखने को मिली थी, और उस बाढ़ ने क्या किया था, विनाश कर दिया था। डेविस्टेट का मतलब विनाश कर देना, केदारनाथ, कि भाई जो केदारनाथ क्षेत्र है पूरा, वह इस बाढ़ में तबाह हो गया था। तो उसके बाद से कई तरह बार बार जो है चेतावनियां जारी की गई हैं कि भाई इस क्षेत्र में काफ़ी खतरा बना हुआ है, और अगर हम डैम बनाते हैं, किसी भी तरह का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले पर्यावरण का ठीक तरह से आकलन किया जाना चाहिए। पॉइंटिंग टू, तो ये जो घटनाएं हुई कि 1991 का भूकंप आना, 2013 की बाढ़ आना, ये किस ओर इशारा करती हैं? पॉइंटिंग टू मतलब इशारा करते हुए, द थ्रेट का मतलब है डेंजर, खतरा, फ्रॉम सेस्मिसिटी। सेस्मिसिटी का मतलब होता है अधिक भूकंप वाला क्षेत्र। तो यही एडिटोरियल कहता है कि ये जो घटनाएं हैं इशारा करती हैं, किस ओर इशारा करती हैं, कि यह जो क्षेत्र है जो कि अधिक भूकंप वाला क्षेत्र है, यहाँ पर खतरा बना हुआ है। डैम इंड्यूस्ड, है ना, तो इन इन चीज़ों की ओर इशारा करती है ये बातें। डैम इंड्यूस्ड, कि भाई जो डैम बनाए जाते हैं, इंड्यूस का मतलब है प्रेरित करना। माइक्रो सेस्मिसिटी, माइक्रो सेस्मिसिटी का मतलब है वही, भाई सेस्मिसिटी से ही बना है माइक्रो सेस्मिटी। माइक्रो सेस्मिसिटी का मतलब है सूक्ष्म स्तर पे जो एक तरीके से भूकंप वाला क्षेत्र है ना, कि भाई जो डैम बनते हैं, तो डैम के माध्यम से भी क्या होता है, भूकंप वाला क्षेत्र क्रिएट होता है। भाई डैम के माध्यम से भी तो आप क्या करते हो, जमीन के साथ छेड़छाड़ करते हो ना, ऊंचा नीचा करते हो उसे पूरा, है ना। लैंडस्लाइड्स, है ना, कि भाई लैंडस्लाइड्स के चांस बनते हैं, भूस्खलन के चांस बनते हैं, एंड फ्लड्स, बाढ़ के चांसेस बनते हैं यहाँ पे, फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ कॉजेज, और जिनके कई कारण हो सकते हैं, इंक्लूडिंग मतलब इन कारणों को भी शामिल करते हुए अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब है अस्थिर, ग्लेशियल लैक, कि भाई यहाँ पे कई सारी झीलें हैं, बर्फ की यहाँ पे कई सारी झीलें हैं, वो भी अनस्टेबल हो जाती हैं, कि भाई आप डैम बनाते हो, लैंडस्लाइड हो जाती है कभी यहाँ पे, है ना। एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, ये जलवायु परिवर्तन होता है, इनके चलते कई सारी सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशंस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ना, वरना यही हालात जो है क्रिएट हो सकते हैं जैसे कि 1991 में या 2013 में हुए थे। इंडिया इज हैविली इन्वेस्टेड इन डैम डेवलपमेंट। इंडिया इज
हेविली इन्वेस्टेड इन डैम डेवलपमेंट, कि भाई भारत में जो है मतलब बहुत भारी मात्रा में जो है पैसा लगाया जाता है डैम के निर्माण में, है ना। एंड ग्रोथ ऑफ हाइड्रो पावर इंडिया इज, मतलब भारत में बहुत ही भारी रूप में पैसा इन्वेस्ट किया गया है किस रूप में, डैम का विकास करने में, और ये जो हाइड्रो पावर है ना, यानी कि पानी के माध्यम से बिजली का जो उत्पादन है इसमें वृद्धि हो सके, इसके लिए बहुत भारी मात्रा में पैसा भारत में लगाया गया है। लार्जली इन द हिमालय रीजन, खास करके ये जो हिमालय क्षेत्र है या जो उत्तराखंड क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में खास करके बहुत ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है हाइड्रो पावर में स्पेशली। और क्यों किया गया है, टू कट कार्बन एमिशन, कि भाई ये जो कार्बन उत्पादन है ना, कार्बन उत्सर्जन है, एमिशन का मतलब है उत्सर्जन, कि भाई ये जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है इसको कम किया जा सके, इसको कट करने के लिए हमने फोकस किया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो पावर बनाई जा सके। बाय वन एस्टिमेट, एक आकलन ये कहता है, इफ द नेशनल प्लान टू कंस्ट्रक्ट डैम्स इन 28 रिवर वैलीज इन द हिल्स इज रियलाइज्ड इन अ फ्यू डिकेड्स। इफ द नेशनल प्लान, कि भाई भारत का जो राष्ट्रीय प्लान है, क्या प्लान है भारत का निर्मित करने का, क्या कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, टू कंस्ट्रक्ट डैम इन 28 रिवर वैलीज इन द हिल्स, कि भाई जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पहाड़ी क्षेत्र में ये जो 28 नदी घाटियां हैं वहां पर हमारा डैम बनाने का प्लान है भारत में। और इस प्लान को अगर रियलाइज किया जाता है ना, ये प्लान अगर हमारा साकार होता है आगे आने वाले कुछ दशकों के दौरान, अगर ये जो हमारा प्लान है ना कि 28 ये जो रिवर घाटी है इनमें हम डैम बनाने वाले हैं, इस प्लान को अगर साकार किया जाता है तो द इंडियन हिमालयास विल हैव वन डैम फॉर एवरी 32 किलोमीटर। तो उसका परिणाम हमें यह देखने को मिलेगा कि भारतीय हिमालय जो क्षेत्र है ना, वहां पर हर 32 किलोमीटर में हमें एक बांध देखने को मिलेगा। अमॉन्ग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डेंसिटी, तो ये जो घनत्व है ना कि भाई हर 32 किलोमीटर में एक बांध नजर आना, यह जो है पूरे विश्व में सर्वाधिक घनत्व है। मतलब ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि देखो हम किस स्तर पे बांध निर्माण का काम कर रहे हैं कि हर 32 किलोमीटर के क्षेत्र में एक बांध हमें देखने को मिलेगा, और ये घनत्व जो होगा ये घनत्व विश्व में सर्वाधिक है। येट फिर भी एज रिसर्चर्स से, भाई जो शोध करता है वे क्या कहते हैं, दिस मे बी, कि भाई शायद हो सकता है अ मिस कैलकुलेशन फॉर रीजन। एडिटोरियल कहता है कि भाई यह जो कैलकुलेशन हमने किया है ना, ये मतलब ये कैलकुलेशन भी गलत हो सकता है, कि भाई जो बात करें ना 32 किलोमीटर एक क्षेत्र में, ये जो सारा कैलकुलेशन है हमारा, इंक्लूडिंग पोटेंशियल अर्थक्वेक इम्पैक्ट। एडिटोरियल क्या कहता है, इंक्लूडिंग मतलब इन बातों को शामिल करते हुए, पोटेंशियल का मतलब है संभावित, अर्थक्वेक इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव। आगे देखते हैं, इंक्लूडिंग पोटेंशियल अर्थक्वेक इम्पैक्ट, मानसूनल एबरेशंस दैट कुड रिपीट अ केदारनाथ लाइक फ्लड। मानसूनल एबेरेशन, देखो एबेरेशन का मतलब होता है अपने मार्ग से विचलित हो जाना थोड़ा सा, है ना। दैट कुड रिपीट अ केदारनाथ लाइक फ्लड, सीवियर बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इंपॉर्टेंटली एक्सट्रीम डेंजर टू कम्युनिटीज डाउनस्ट्रीम। अब देखो ये जो शोधकर्ता हैं उनका ये कहना है कि भाई ये जो आपने अनुमान लगाया ना इससे भी ज़्यादा हो सकती है, मतलब कि ये जो कैलकुलेशन किया है ना आपने कि कितना पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, तो ये आपने कैलकुलेशन कम किया है। ये कैलकुलेशन और भी ज़्यादा गलत हो सकता है अगर आप इन सारे कारणों को शामिल कर लो। कौन कौन से कारण हैं कि भाई ये जो क्षेत्र है वहाँ पर अर्थक्वेक आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है तो उसके जो प्रभाव हैं वे प्रभाव बहुत ही घातक हो सकते हैं। इसके अलावा जो मानसून है वह डेविएट हो सकता है। एबरेशन का मतलब है डेविएट हो जाना, अपने मार्ग से विचलित हो जाना, कि भाई मानसून में कम ज़्यादा होने को देखने को मिल सकता है हमें ना। दैट कुड रिपीट, अब ये मानसून कम ज़्यादा हो जाए तो यह दैट कुड रिपीट का मतलब है फिर दोबारा से घटना रिपीट हो सकती है। कौन सी, केदारनाथ लाइक फ्लड, कि भाई वो जो केदारनाथ में 2013 में जैसे बाढ़ के हालात हमें देखने को मिले थे ना, ऐसे हालात फिर से रिपीट हो सकते हैं। सीवियर बायोडाइवर्सिटी लॉस, सीवियर का मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर, कि भाई ये जो जैव विविधता है इसका नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। और खास करके एक्सट्रीम डेंजर टू कम्युनिटीज डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब है नीचे की ओर रहने वाले, कि धारा की प्रवाह की ओर। देखो अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की प्रवाह में, कि भाई जो लोग डाउन स्ट्रीम में, जो लोग निचली निचली साइड में रह रहे हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा खतरा है ना, वे कम्युनिटीज़ वे है ना, वे लोग बाग जो कि एक तरीके से निचले क्षेत्रों में रह रहे हैं, क्योंकि कोई भी बाढ़ आएगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को पहुंचेगा ना। देयर इज ऑल्सो सम एविडेंस, इस बात के भी हमारे पास प्रमाण है, दैट द लाइफ ऑफ डैम्स इज ऑफन एग्जाजरेटेड, कि भाई जो डैम बनाया जाता है उसका जो जीवन होता है उसके जीवन को भी बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है ना। क्यों,
एंड एंड सिल्टेशन, सिल्टेशन का मतलब क्या होता है? सिल्टेशन का मतलब होता है धीरे धीरे तलछट जमा होती चली जाती है ना, रेत है ना, इस तरह से जो उसको बोलते हैं सिल्टेशन है ना, धीरे धीरे से रेत वगैरह जो है वहाँ पे कीचड़ वगैरह जमा होता चला जाए। एंड सिल्टेशन विच रिड्यूसेस इट, भाई ये जो जितना ज़्यादा सिल्टेशन जमा होगा बांध की क्षमता उतनी कम होती चली जाती है ना। एंड सिल्टेशन विच रिड्यूसेस इट इज ग्रोसली अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है किसी के महत्व को कम समझना। एडिटोरियल कहता है कि भाई बांध की जो लाइफ होती है उसे बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, और सिल्टेशन जो कि बांध की लाइफ को कम करती है उसे कम आंका जाता है। इज ग्रॉसली अंडर एस्टिमेटेड, कि भाई सिल्टेशन को जो है मतलब सही तरह से आकलित ही नहीं किया जाता। जैसे कि अगर हम बात करें इन द भाखड़ा डैम इन हिमाचल प्रदेश, कि भाई हिमाचल प्रदेश में ये जो भाखड़ा डैम है, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, सिल्टेशन वाज हाइयर बाय 140% देन कैलकुलेटेड, कि भाई वहां पे भाखड़ा डैम में हमें क्या देखने को मिला था, सिल्टेशन की अगर हम बात करें, तलछट की अगर हम बात करें, वाज हाइयर बाय 140% देन कैलकुलेटेड। तो भाखड़ा डैम क्षेत्र में ये जो सिल्टेशन जो कैलकुलेट की गई थी ना, जो मापी गई थी, उससे 140% ज़्यादा सिल्टेशन हमें देखने को मिली। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई सारी चीज़ों को ठीक तरह से आकलित करने की जरूरत है ना। द नीड इज, भाई इस बात की जरूरत है, किस बात की जरूरत है, टू रिगरसली स्टडी, रिगरसली मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्टडी द इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, ऑफ पॉलिसी ऑन द हिमालयास, कि भाई हिमालय से संबंधित जो भी पॉलिसी बनाई जाती है ना, उस पॉलिसी के प्रभावों को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अध्ययन करने की जरूरत है। एंड कन्फाइन हाइड्रो प्रोजेक्ट, और कन्फाइन का मतलब है सीमित करना, हाइड्रो प्रोजेक्ट, कि भाई जो पानी बिजली यानी कि जो पन बिजली से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट हैं है ना, वाटर है ना, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हैं, इनको हमें सीमित करना चाहिए टू दोज विथ द लीस्ट इम्पैक्ट, मतलब सिर्फ उन्हीं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को अनुमति दी जानी चाहिए हिमालयन क्षेत्र में जिनका कि पर्यावरण पे बहुत ही कम प्रभाव हो, है ना, जो कि पर्यावरण पे बिल्कुल कम दुष्प्रभाव डालें। टू दोज विथ द लीस्ट, लीस्ट मतलब कम से कम, इम्पैक्ट यानी प्रभाव। तो सिर्फ वही हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, हमें उन्हीं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए जो कि बिल्कुल कम मात्रा में पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करें। वाइल जबकि दूसरी ओर हमें क्या करना चाहिए, जबकि रिलाइंग मोर ऑन, रिलाई के साथ में ऑन प्रीपोजिशन आता है, रिलाइंग मोर ऑन, हम मतलब इस चीज पे हमें डिपेंड होना चाहिए, इस बात पर निर्भर होते हुए, ऑन लो इम्पैक्ट रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स, ऑन लो इम्पैक्ट रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स दैट नीड नो डिस्ट्रक्टिव लार्ज डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स। साथ ही साथ हमें क्या है कि भाई ऐसे मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स पर निर्भर होने की जरूरत है, रन ऑफ द रिवर मतलब पावर प्रोजेक्ट्स की, मतलब ऐसे पावर प्रोजेक्ट जो कि नदी के माध्यम से चल रहे हैं ना, जिन ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स जिनमें नदी का सहारा लिया जा रहा है, तो हमें उन पावर प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए दैट नीड नो डिस्ट्रक्टिव लार्ज डैम, कि डिस्ट्रक्टिव का मतलब है विनाशकारी, कि भाई जिनके लिए ज़्यादा बड़े बड़े डैम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स पर हमें निर्भर होना चाहिए। एंड रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर का मतलब यही होता है, रिजर्वॉयर का मतलब होता है एक तरीके से आप जो है पानी को रिजर्व कर लेते हो ना, पानी को रोक लेते हो है ना, उसको बोलते हैं रिजर्वॉयर है ना, एक तरीके से डैम जैसा ही है ना, एक तरीके से डैम जैसा ही होता है, उसको रिजर्वॉयर कहते हैं। कि भाई पानी को आपने क्या किया, बहुत ही बड़े पैमाने पर रोक लिया, और इसके माध्यम से फिर आप क्या कर रहे हो, पानी के मतलब बिजली पैदा कर रहे हो। तो हमें क्या करना चाहिए कि भाई हल्के हल्के जो एक तरीके से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम करना चाहिए। अनलाइक, अनलाइक का मतलब की तरह नहीं। वाट द नीति आयोग सीम का मतलब है प्रतीत होना, टू थिंक ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, कि भाई नीति आयोग जिस रूप में पर्यावरण का लेखा जोखा रखता है, यानी कि भाई ये जो नीति आयोग है, सीम्स प्रतीत होता है, टू थिंक ऑफ का मतलब विचार करना, ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, कि भाई नीति आयोग पर्यावरण के बारे में जिस तरह सोचता है उस तरह से सोचने की हमें जरूरत नहीं है। दिस वुड बी अ साउंड अप्रोच, यह एक अच्छी अप्रोच होगी, यह एक अच्छा दृष्टिकोण होगा। क्या होगा अच्छा दृष्टिकोण, अच्छा दृष्टिकोण यह होगा कि जितना कम से कम हो सके हम डिस्ट्रक्टिव लार्ज डैम का निर्माण न करें, और जितना संभव हो सके छोटे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे काम करें जिनका कि पर्यावरण पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े।